नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि पिछले काफ़ी समय से चंदा चोरी को लेकर के मामला चल रहा है और रोज़ नई नई खबरें, नई नई चीज़ें निकल करके आ रही हैं। एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की, अभी फाइनल रिपोर्ट उसको पेश करना बाकी है। इस बीच 6 तारीख को एक बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कई निर्णय लिए गए। कुछ लोगों को इसमें से हटाया गया और चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोग इसमें से बाहर गए। कुछ नई तैनाती इसमें हुई और अभी भी उठापटक लगातार चल रही है। चंपत राय जी कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं लौट के आऊँगा, मैं वापस आऊँगा और फिर अपनी पूरी बात रखेंगे। अब सवाल ये है कि उनको ये भरोसा कहाँ से मिल रहा है कि वो वापस आएंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि वो इसका सारा ठीकरा अनिल मिश्रा जी के ऊपर फोड़ रहे हैं। अब अनिल मिश्रा अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। दूसरी ओर जो कोषाध्यक्ष हैं देवगिरी, वो कह रहे हैं कि सब चीज़ ठीक चल रहा है और अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कतें थी उनका समाधान कर लिया गया है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया, चंदा चोरी का मामला है, ना अभी तक ईडी ना सीबीआई कहीं कोई कुछ नहीं आई। और उसके साथ ही साथ में बड़ी बात यह है कि कोर्ट भी जो अक्सर कई मामलों में सू मोटो ले लेता है, वो भी खामोश है, शांत है, उस पर कुछ नहीं कर रहा है। कोर्ट के पास तक मामला गया था लेकिन उसने इसको इंटरटेन करने से मना कर दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है? कौन है वो गुनहगार? क्या ये जो नाम चल रहे हैं, अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, राव हो, क्या इनमें से कोई एक बड़ा सबसे बड़ा गुनहगार है या वो छोटी मछलियां जिनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया है और जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, वो मास्टरमाइंड है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि मास्टरमाइंड कौन है। मुद्दे की बात यही है कि कौन है इसका मास्टरमाइंड, किसके इशारे पर इतना बड़ा कांड हुआ, किसने अपना ये हिंदुओं की जो आस्था है उस पर चोट पहुंचाई। ये सबसे बड़ा सवाल है और यही हमारा आज का मुद्दा है कि कौन है गुनहगार कौन है। ये आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, ज़रा हम उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही बरकरार है, बैंक की गलती है? क्या बैंक के लोग बड़े गुनाहगार हैं या जो ट्रस्ट है? चलिए, ये ट्रस्ट के लोग में से कौन है जो गुनाहगार है? हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास में, उनसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ में अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अश्वनी जी आपका। डॉक्टर निर्मल खत्री जी, निखिल खत्री माफ करिएगा, जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है। डॉक्टर रत्ना पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत खैर मकदम है। दिनेश कौशिक हैं, फलाहारी महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। योगी उमेश पुरी, महंत जूना अखाड़ा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अश्वनी शाही के पास ही चलते हैं। अश्वनी जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और पता भी लगाया जा रहा है, एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी का एक्सटेंशन भी हो गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा कि आखिर इसका असली गुनहगार कौन है? हाँ प्रदीप जी, ये सवाल आपका है, मीडिया का है या विरोधी दलों का है? ये विपक्षी दलों का है सवाल। जी मैंने जरूरी समझा, पूछ लिया कि कैसे है। भाई विपक्षी दल ये खामखा तू कौन मैं खामखा का मतलब क्या है? न मंदिर आंदोलन में इन लोगों ने हिस्सा लिया, न इन लोगों ने कार सेवा में हिस्सा लिया, न शिलान्यास में आए, न प्राण प्रतिष्ठा में आए, न ध्वजारोहण में आए, न इन लोगों ने जो 40 लाख लोगों के घरों तक हम लोगों ने जो है चावल पहुंचाया वो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया। ये हैं कौन? अगर ये सनातनी अपने आप को कहते हैं तो कहीं ना कहीं तो इनको राम की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। इन्होंने तो ये वहां पर सरजू के पानी को खून से लाल किया। इन्होंने तो सदन में कहा
कि राम जी जो है गैर कानूनी वहां पर कब्जा करके बैठे थे, घुसपैठिए थे। इन्होंने तो कहा काल्पनिक है। पूछता कौन है इनको? और आखिर आज ये किस तरीके की कालनेमी बनकर किस हैसियत से वहां सवाल उठा रहे हैं? जी। क्या वो भाजपा का मंदिर है? अगर वो सवाल उठाते भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो हम कहते हैं राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाते हैं। ये तो सनातनी भी नहीं है जी। रावण भी सनातनी नहीं था, वो सनातनी था लेकिन वो राक्षस का, राक्षसी प्रवृत्ति का था। जी। मारीच भी था सनातनी लेकिन वो राक्षसी प्रवृत्ति का था। कंस भी सनातनी था, शिशुपाल भी सनातनी था, लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्ति के थे। वो कृष्ण और राम नहीं थे। ठीक है स्वरी शाही जी, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सवाल ये है, आपके पास दोबारा सवाल लेकर के आएंगे। सवाल ये है, ये सनातनी नहीं है लेकिन हिंदू तो है ना, कि आप इनको हिंदू भी नहीं मानते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर वो मंदिर नहीं गए या कोई भी काम उसमें नहीं किया, तो इसके बावजूद जो लोग हैं ट्रस्ट में, उनको चोरी का अधिकार क्या मिल जाता है? क्या उनको चोरी करने का अधिकार मिल जाता है इससे? चलिए अब आपके पास दोबारा जी आएंगे आपके पास में। नहीं, अब आपने सवाल हल्का सा पूछा तो 10 सेकंड का जवाब भी ले लीजिए प्रदीप ठीक भाई। है, अपनी जवाब दे लीजिए जी, आपकी इजाजत से। जी 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 देखिए, जो अब ये मुद्दा, ये आपका सवाल आया और इसका मैं सम्मान करता हूं। किसी को चोरी का अधिकार नहीं मिलता है। हाँ। इसीलिए ट्रस्ट जो वहां पर बना है, उस ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश किया, एसआईटी गठित हुआ, पुलिस ने अपना काम किया, एफआईआर दर्ज हुआ, 80 लोग रडार पर हैं, 2 लोगों के घरों में चस्पा। ठीक है अश्विनी शाही जी, ये तो सब पता चल गया, लेकिन सवाल वही है ना कि असली गुनहगार कौन है? वो बड़ा सवाल है। करिए ना जी, जांच का इंतजार कीजिए। हम न जज हो सकते हैं न पुलिस हो सकते हैं। जी ठीक है। हम जरा धर्मगुरु भी हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। योगी उमेश पुरी जी जुड़े हुए। योगी उमेश पुरी जी जूना अखाड़ा के महंत हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल आपसे भी वही है कि आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है, इसका असली गुनहगार कौन है? देखिए, जो असली गुनाहगार है उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है और अभी भी एसआईटी की जांच चल रही है। अब जिनके विरुद्ध एफआईआर हो गई और इंक्वायरी चल रही है, वो हम सबके सामने है ना। अब कौन गुनाहगार है ये छुपाने की आवश्यकता तो नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष हम सबके सामने है जी। तभी न्यूज चैनल्स उसको दिखा भी रहे हैं। और जिनके विरुद्ध एफआईआर हो गई और जांच पड़ताल के बाद जहां जहां से धनराशि मिली है, जहां भी योगी उमेश पुरी जी, तो क्या हम ये मान लें जो जिन 8 लोगों पर एफआईआर हुई है वही असली गुनहगार हैं? बाकी सब एकदम सफेद झकास शर्ट पहने हुए हैं, बाकी में किसी में दिक्कत नहीं है? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी, उसके बाद एक ऑप्शन है जी, अन्य भी है, अन्य भी उसमें लिखा हुआ है। हम वही एसआईटी की जांच चल रही है। योगी महाराज जी, हम वही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर असली गुनहगार कौन है? ये तो छोटी मछलियां है ना। अरे भैया, मछली छोटी बड़ी का क्या अर्थ होता है? मैं सभी चैनलों पर एक चीज देख रहा हूँ, बड़ी मछली छोटी मछली। अरे भैया, चोर चोर होता है, चोर पकड़ा गया सबके सामने प्रत्यक्ष है। मास्टरमाइंड मान लीजिए उसको। इसमें मास्टरमाइंड कौन है इसका? नहीं, मास्टर भैया देखिए, मैं तो एसआईटी का चीफ नहीं हूं ना जी। आप और मैं एसआईटी की रिपोर्ट पे ही तो बात करेंगे, अन्यत्र जो भी सोर्स हैं, ठीक है, उन पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक करें आप, ठीक करें आप। उसी हम फलाहारी महाराज जी के पास चलेंगे। दिनेश कौशिक जी, दिनेश कौशिक जी, यही सेम सवाल आपसे भी है। आप साधु संत हैं, महात्मा हैं, आपको क्या लगता है कि असली गुनहगार कौन है? देखिए प्रदीप जी, मैं भी महाराज जी ने जो कहा है वही कहूंगा कि जांच हुई है, 8 अपराधी पकड़े गए हैं और असली गुनहगार जो उनका मास्टरमाइंड है, अभी तो जांच चल रही है। हम तो कह नहीं सकते कि कौन अपराधी है, लेकिन हाँ इतना विश्वास है योगी जी पर कि मुख्यमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी अलग करेंगे। जांच में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उन्होंने तो बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी मिला दिया, तो वो किसी से डरते नहीं है। जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, और जो बरामदगी होगी वो भी दिखाया जाएगा। अब इन 8 अपराधियों से जो बरामद हुआ है वो भी आपके सामने है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमें न्याय पे विश्वास है और माननीय योगी जी पे विश्वास। आपको क्या लगता है, एक और सवाल है, काउंटर सवाल है, यही है, आपको भी क्या लगता है? वही लगता है कि ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं, यही इसी में से कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, बाकी सब किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है?
अभी जांच चल रही है, जांच में पता चलेगा कौन सामने आता है, कौन अपराधी होता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, जांच के बाद पता चलेगा। डॉक्टर रत्ना पांडे जी हमारे साथ जुड़ी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है रत्ना जी। और आप लोग खामखा सवाल उठा रहे हैं भाई, कोर्ट ने भी मना कर दिया इसमें कुछ भी करने से। एसआईटी अपनी जांच अभी पूरी कर रही है, अंतरिम रिपोर्ट दी है और कह रही है कि पूरा रिपोर्ट सामने आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, योगी जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। ये जो भोले भाले चार चेहरे आपने सुनवाए, इनके लिए दो लाइनें हैं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। कार सेवा की भारतीय जनता पार्टी ने, आडवाणी जी से लेकर रितंबरा और कटियार जी तक जेल गए, और मलाई चाट गए आरएसएस वाले। झगड़ा इनका अपना है, नाम ले देगा कौन आरएसएस का? हिम्मत होगी तो बताएंगे, नहीं है हिम्मत। और ये बता रहे हैं कि हम कौन है, हम भारत की वो जनता है जिसके चंदे पर मंदिर बना है। कल गोविंद देव जी ने बताया था, कोषाध्यक्ष है, उनकी बात काटने की तो हिम्मत किसी में ना होगी। और रही बात जो ये गुरु जी बैठे थे बता रहे हैं कि कुछ अन्य जुड़े हैं, अन्य डिलीट भी होते हैं भाई साहब। भारत का कानून कहता है जो अन्य होते हैं वो बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। तो चोरी आपकी गंभीर है। हाँ, दर्द इतना गहरा है कि आप ना आह कर पा रहे हैं, न दवा ले पा रहे हैं, और चंपक राय छूने की हिम्मत किसी की नहीं है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे मोदी जी। कहाँ है भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा और वो जो धर्म ध्वजा फहराते हुए कांपने और नाचने का नाटक था, यही गोविंद देव जी ने चंडामृत पिलाया था, चंदा ले गए, हो गया उसी दिन तो बंटवारा सारा। जी आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। मंदिर बना लेते हैं, सब जीवन पर्यंत चोरी करके खाएंगे। नहीं रत्ना पांडे जी, रत्ना पांडे जी, अश्विनी साई जी जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है। जैसे साउथ के मंदिर हैं, रत्ना पांडे जी, मंदिर की तरीके से एक ट्रस्ट बनाइए, एक एक्ट बनाइए, ट्रस्ट बना हुआ है। रत्ना पांडे जी, ट्रस्ट बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अश्विनी साई जी ने जो सवाल उठाए ना, इस ट्रस्ट पर ही ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल सुन लीजिए, लोग शामिल हैं। सवाल सुन लीजिए, सवाल कमिश्नर को रत्ना पांडे जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है, अश्विनी साई जी ने सही सवाल उठाया कि भाई आपको तो मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, आप लोग ना रामलला के दर्शन करने गए, ना ही मंदिर में कोई योगदान दिया, आप खुद ही करें, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया जी, उसकी कार सेवा में इकट्ठा करने गए, बवाल इन्होंने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। न्यायालय के आदेश पर मंदिर बना, और मंदिर बनने में भारत की जनता का चंदा इस्तेमाल हुआ। 3,247 करोड़ रुपया जो इकट्ठा हुआ था, जो कल गोविंद देव जी ने बताया, ये किसी पार्टी का नहीं है, न्यायालय के कहने पे बना। और मैं आप बताती हूँ, हम तो कहते हैं राम काल्पनिक है, भारतीय जनता पार्टी विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। 2018 योगी आदित्यनाथ जी ने कहा आप ही के यहाँ से निकले हुए प्रोडक्ट हैं और आदिवासी हैं। रत्ना पांडे जी, शर्मा उप मुख्यमंत्री, वो आप ही के प्रोडक्ट हैं। रत्ना पांडे जी सवाल सुन लीजिए, वो आप ही के यहाँ के प्रोडक्ट हैं जो वहाँ गए हैं। अपने बेशर्मी से बाज नहीं आएंगे जी। सवाल तो ये है, ये अपने शब्दों को क्यों घुमाते हैं? राम जी रम में बसते हैं, चलिए ठीक है, और उसी रम को पी गए सारे के सारे। ठीक है, आप सवाल हमारा वही पर है, मुद्दे की बात वही है। निखिल जी के पास चलते हैं। निखिल जी बताइए भाई, आप लोग खामखा अगर हम एक लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, आप लोग फटे में टांग अड़ा रहे हैं, आप लोग का कोई मतलब ही नहीं है, राम से आप लोग का कुछ लेना देना नहीं है, मंदिर में आपने कोई योगदान दिया नहीं है, और अब आप पूछ रहे हैं कि गुनहगार कौन है, असली गुनहगार कौन है? मतलब क्या है इसका? प्रदीप जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पर उससे पहले हमारे फुलारी बाबा कुछ कह रहे थे, मैं मात्र 10 सेकंड लूंगा उनकी बात का जवाब देने से पहले। फुलारी महाराज जी कह रहे थे कि योगी जी के राज में सारे भूमाफिया मिट्टे मिल गए। तो अगर आप में फुलारी महाराज जी इतनी हिम्मत है तो योगी जी से पर ये पूछ लीजिएगा कि सारे भूमाफियों ने पूरा बांदा खा गए हैं। सारे भूमाफिया पूरा बांदा एक ऐसा बन गया है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ घर हैं, पर घर के नीचे मिट्टी नहीं है। एक बार आप जरूर योगी जी से पूछेगा वहां पर क्या हो रहा है। और अरे अभी अयोध्या पर आइए ना, बांदा कहाँ पहुंच गए? नहीं, मेरी बात तो सुनिए अश्विनी जी, मैं आप पर आ रहा हूँ। आप जो आपने मुझसे बात पूछी है,
तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले इन्होंने कोई पहली बार चोरी नहीं की है। ठीक है, इन्होंने कोई पहली बार ये चोरी थोड़ी ना किया, ये तो 1400 करोड़ रुपए तो इन्होंने शुरुआत में चोरी कर लिए थे जब पैसे इकट्ठा किया गया था। तो जब आरएसएस साथ मिल रहे उन्होंने पैसा चोरी कर लिया था। तो ये तो इतिहास से चोर है, तो इनके लिए कोई नई चोरी थोड़ी ना है। और जहां पर ये इन्होंने आज दान पत्र खाया, कल ये हमारा निवेश खाएंगे। और ये कौन होते पूछने वाले किसने कितना पैसा वो चंदा में दिया है? बीजेपी वाले तो ये आप कौन होते पूछने वाले की चोरी कहाँ हुई, कैसे हुई? क्योंकि आपने आपका कोई योगदान तो है नहीं। निखिल खत्री जी, यही सवाल पलट कर आपसे भी पूछा जा सकता है। निखिल खत्री जी, प्रदीप जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनने का माध्यम भी रखिए। आपसे भी यही पलट के सवाल पूछा जा सकता है कि आप कौन होते हैं? आपने मंदिर में कोई योगदान तो दिया नहीं है, ना उसके लिए कोई आंदोलन किया, ना उसके लिए चंदा दिया। नहीं, या आप या बीजेपी प्रवक्ता कैसे बता सकते किसने कितना चंदा दिया है? हम तो इतना कहते हैं हमने भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चंदा दिया। और ये बीजेपी वाले भी ये वही लोग हैं जो जेब से 10 रुपए निकालते नहीं और 1000 रुपए का नोट मिल जाए तो सबसे पहले उसे चुरा लेंगे। ये इनकी मानसिकता है। और इसके साथ साथ हम तो बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप में इतनी बौखलाहटपन क्यों है जब आप पैसा खा गए हो पूरे जनता का और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता है? आप तो वो लोग जिन्होंने ये बात तो सच है कि कोई भी आम आदमी पूछ सकता है। और मैं तो बिल्कुल ठीक है निखिल जी, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं वापस आपके पास आऊंगा जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास जी। सवाल अभी यहाँ के जूना खंड जी के संजीव निगम जी जुड़े हुए हमारे साथ में। हाँ संजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप भी अपनी बात रख लीजिए, आपको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं जी। प्रदीप जी, अभी मैंने सारे पैनल में बैठे हुए साथियों को सुना और खास तौर से मैं बात करना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता सुनील शाही जी का। अक्सर कर हम लोग पैनल में साथ साथ बैठते हैं और मैं जानता हूं सुनील शाही जी को एक अच्छे प्रवक्ता हैं और बात साफ गोही से करते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने जो बात अपने शुरुआती दौर में भी कही कि साहब इनका उसमें क्या लेना देना, उनका उसमें क्या लेना देना। अब सवाल यह है, देश आजाद हुआ, देश को किन किन लोगों ने आजादी दिलाई और उसके बाद अब आप कहें साहब आपको रहने का अधिकार नहीं, आपको रहने का अधिकार नहीं। ये बड़ी बात लोग हमें बताएंगे जिन लोगों ने, बड़ी बात है भाई संजीव निगम जी, जिन लोगों की बात निकाल के लाए हैं प्रदीप जी, प्रदीप जी, जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान सिवाय अंग्रेजों की दलाली, सिवाय माफी मांगना, विषय वो नहीं है। विषय पे मैं आता हूं। जो आपने आज बात अयोध्या का प्रकरण चल रहा है, मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं हूं। तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहे हुए वाक्य को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि अगर पहरा देने वाला कुत्ता ना भौंके तो इससे समझना चाहिए कि वो जानता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इसमें ये आप क्या, ये एक मिनट प्रदीप जी बात पूरी सुन लीजिए। ये जो आप तमाशा ये चल रहा है, एसआईटी के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। आज चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी को आपने दिलवा दिया। चंपत राय जी का खुद का कहना है कि एसआईटी की जांच पूरी होने दीजिए, मैं जब मुंह खोलूंगा, मैं अपनी जुबान खोलूंगा तब बताऊंगा। इसका मतलब है ये इशारा, ये इंगित कर रहा है किशोर चंपत राय जी जो है एक बार एसआईटी वो बताएंगे कि इसके द्वारा हेरा फेरी की गई रकम का कहां तक जाता था, क्या क्या इस्तेमाल होता था। और मुझे तो भरोसा नहीं है भाई साहब कि ये वर्तमान सरकारें इसके किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। ठीक है, और ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपका समय पूरा हो गया। ये आपका पहला कमेंट में महंत योगी उमेश पुरी जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं अश्विनी जी के पास चलूंगा जी। देखिए, मैं सबको मैंने सुना है और यहाँ पर अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म से लेकर अब तक तो गाली ही पड़ी है। जिन लोगों ने संघ पर प्रतिबंध लगाया और उन्हीं के राज में संघ पर से प्रतिबंध हटा, तो भारत का जनमानस संघ के बारे में जानता है। मुझको लगता है गाली देना बहुत स्वाभाविक सी रीति इन लोगों के लिए बन गई है, लेकिन इन सब चीजों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ आपके चलने पर, केवल मुझे धर्म गुरु है तो सच बोलिए, आरएसएस के नाम पे मैंने गाली तो नहीं दी आपको। रत्ना जी आप अकेले बोलिए ना, आप बीच में बोलने की आदत आपकी है। रत्ना जी सुन लेते हैं पहले, योगी उमेश पुरी जी को सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिए। ठीक है, आऊंगा रत्ना जी, आप ही के पास आऊंगा, जवाब लूंगा पूरा, लगेगा सबकी बात। ठीक है अश्विनी जी आपके पास भी आएंगे। योगी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, इस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। जिन मित्र बंधुओं को किसी भी प्रकार से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो सबके पास अपने मार्ग उपलब्ध है, वो जा सकते हैं। लेकिन हास्यास्पद बात क्या लगती है बंधु कि हम सब देखते हैं
और इसमें कोई छुपा तो है नहीं है। नहीं योगी उमेशपुरी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में योगी उमेशपुरी जी, सुप्रीम कोर्ट में सवाल ये है देते थे राम की वास्तविकता पर, योगी जी सवाल ये है, सबसे बड़े भक्त बनकर खड़े हो जाते हैं, तो ये भी सोचनीय विषय हो सकता है। योगी जी सवाल ये है कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान ले लेता है। ये मामला इतना बड़ा है, देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोर्ट अभी तक स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है। और विपक्ष सवाल कर रहा है ईडी सीबीआई कहां है, बुलडोजर कहां है, वो भी नहीं पता चल रहा है। देखिए मैं इतना बड़ा कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को दिशा निर्देश देने का अधिकार हमारा नहीं है। उनको लगेगा कि इस विषय को अपने संज्ञान में लेगा तो ले लेगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा तो नहीं बोल सकता। और मुझे लगता है इस पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस विषय में नहीं बोल पाएगा। बिल्कुल ठीक कर नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। रत्ना जी अब अपनी बात रख लीजिए। जी मैं कहना चाहती हूँ आदरणीय धर्मगुरु जी, कम से कम सच बोलिए, उस संस्था का पक्ष मत लीजिए जो पंजीकृत तक नहीं है। मुझे लगता है अगर आपने कोई अखाड़ा बनाया हो, कोई मंदिर बनाया होगा अपने जीवन में, तो पंजीकृत कराया होगा। अगर नहीं कराया तो वो अवैध है, तो आरएसएस अवैध है, स्ट्रक्चर अवैध है, बाकी आप कुछ भी नहीं। रत्ना पांडे जी, संरचना अवैध है। रत्ना पांडे जी सवाल सुनिए, गोविंद देव जी, रत्ना पांडे जी सवाल सुनिए। रत्न सवाल ये है, अगर आरएसएस अवैध है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर आपने उसको अब तक चलने क्यों दिया? करीब 60 साल तक आप इकलौती पार्टी थी जिसने पूरे देश पर राज किया। अगर हम सिर्फ पटेल जी को छोड़ दें जिन्होंने थोड़े समय के लिए बैन किया था, उसके बाद उनको बैन क्यों नहीं किया गया? सवाल यह है कि आरएसएस को ही क्यों बुलाया गया? सारे कार्यक्रमों में बुलाया जाता था, तो आप लोगों ने उस समय ये काम क्यों नहीं किया? उस समय आपको नहीं पता था कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, हम ना बुलाए इनको। ठीक है, अगर आप बार बार वहीं पर आएंगे कि जो काम पहले नहीं हुआ, आपके उत्पात, आपकी अराजकता, आपके उपद्रव करने की शैली और जिस प्रकार से आप आज देश के साथ गद्दार वाला तरीके से अपना के खड़े हो रहे हैं, तो उस संस्था को आज गलत तो कहा ही जाएगा ना। आप अगर सारे काम वो करें, मुझे लगता है कि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हम लोग रत्ना जी, हम लोग लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं। आज का मुद्दा ये है कि सुनिए रत्ना पांडे जी, हमने आपका पूरा सम्मान किया, सुन लीजिए, आपकी बात पूरी रख दी, और लेकिन असली मुद्दा आज का ये है कि असली गुनहगार है कौन, इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है, ये तलाशना पड़ेगा ना हमें। का गबन हुआ है और आप कोषाध्यक्ष को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे आप ही एक चैनल चला रहे हैं। अगर अकाउंट में 100 रुपए का घपला होगा तो आप क्या अपने अकाउंटेंट से नहीं पूछेंगे? कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी क्यों अब तक एसआईटी से बाहर है? क्यों बैठ के दुनियादारी कर रहे हैं? कैसे वो आदमी जो खुद सबसे पहला कल्प्रिट है, वो मीटिंग बुला के दुनियादारी कर रहा है? आपको झोल नजर नहीं आ रहा? संविधान की धज्जियां उड़ती नजर नहीं आ रही? क्या भारत में मोदी जी ने 2 बीएनएस बना दिए, एक आरएसएस के लिए और बाकी एक देश के लिए? अरे भाई देखिए, आप तो इतना, रत्ना पांडे जी आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मोदी जी भी आरएसएस से ही निकले हुए हैं और हर पार्टी अपने आइडियोलॉजी पर काम करती है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आपको उसमें दिक्कत क्या है? अश्विनी जी के पास चलते हैं। अश्विनी शाही जी, अकाउंटेंट को तो पकड़ लो, कह रहे हो कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था 15 दिन गुजर जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी। ना दूध आप पहले पी चुके, मलाई आरएसएस चाट चुकी, पानी पड़ा है, सब लोग देख रहे हैं, उस पर भी आप कुछ करने। अभी एसआईटी की पूरी जांच नहीं आई है, पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, पूरी रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा ना, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, अश्विनी शाही जी, सवाल आप, रत्ना जी पांडे जी, आपका सवाल लेकर के मैं अश्विनी जी के पास जा रहा हूँ। अश्विनी जी, रत्ना जी सवाल उठा रही हैं कि भाई असली दोषी कौन है? चंपत राय कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा और बताऊंगा कहाँ क्या क्या हो रहा है। देवगिरी जी कह रहे हैं कि देखिए, मैंने सबके सवालों को नोट किया है। देखिए, ये इस पे मैंने नोट कर लिया सबके सवालों को, और मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूँ, कांग्रेस पर आता हूँ फिर। निगम भाई बड़ा अच्छा सवाल उठाया, आप भी प्रसन्न हुए हिंदुस्तान। अरे रुक जाइए भाई, निखिल जी रुक जाइए, उनको अपनी बात करने दीजिए। अरे क्या है निखिल जी, आपके पास आऊंगा, बोलिए ना भाई। निखिल जी आऊंगा आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगा। ठीक है, ऐसी भी अधीरता क्या, थोड़े से धीरज रखिए भाई। अश्विनी जी अपनी बात रख लीजिए। हाँ जी 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 जी। और निगम भाई ने कहा कि देश आजाद हुआ, सब लड़ाई लड़े, अच्छी बात है, तो विरोध किसने किया था? हिंदुस्तान की लड़ाई, आजादी की लड़ाई का विरोध किसी ने किया था क्या?
लेकिन यहाँ तो मंदिर न बने। रत्ना पांडे जी आप एक मिनट फिर देखिए, ये नहीं, मैं प्रदीप भाई ये गलत बात है, ये बीच में कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई बोलेगा तो मैं उसके साथ व्यवहार करेंगे या नहीं करना चाहिए। अपनी बात रखिए एस्टोनी जी। मेरा कर्म तो प्रार्थना है कि कोई मेरे बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। ठीक है एस्टोनी जी, अपनी बात नोट कर लीजिए, इतनी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर लिखा है आपके आगे, नोट कर लीजिए, बाद में बोलिएगा, धीरे रखिए। प्रदीप भाई जी, तो यहाँ पर तो कपिल सिब्बल 2019 के चुनाव में शपथ वहां देते हैं कि भाई अभी ना फैसला सुनाया जाए, क्योंकि इससे भावनाओं को जो है वो होगा और भाजपा को फायदा होगा। एस्टोनी जी काल्पनिक है राम जी। अगर हम इतिहास में जाएंगे ना तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा, और हम अगर वर्तमान में रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा कुछ सवाल है, अभी आपको पूरा मौका दिया बोलने का। सवाल यह है, महंत योगी आदित्यनाथ जी कहाँ मौका दिया? नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। मैंने इतने सवाल नोट किए हैं, अगर जवाब नहीं देने का मौका मिलेगा तो मैं शांत सुनूंगा। आप 20 सेकंड में अपनी पूरी बात कर लीजिए जल्दी से। जी मैं सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं एस्टोनी जी, आप अपनी बात रख लीजिए 20 सेकंड में जल्दी से। जी 20 सेकंड में मेरा जवाब पूरा नहीं होगा। प्रदीप जी आप आगे बढ़े, मैं सुन रहा हूँ जी। अरे इतने सवाल हुए, जवाब तो होगा। आप 30 सेकंड में रख लीजिए, जल्दी रख लीजिए अपनी बात ना। क्या समय कम है, सवाल ज्यादा है। प्रोग्राम आधे घंटे का, आपका प्रोग्राम आधे घंटे का ही है क्या? नहीं, पूरा 50 मिनट का है, आप इत्मीनान से जवाब दीजिए। 50 मिनट में तो 30 सेकंड फिर नहीं, सत्ता को न बोलने दिया जाए। प्रदीप भाई हम लोग 20 सेकंड तो इसे बर्बाद कर चुके हैं। आप 1 मिनट का पूरा समय ले लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए। आखिर इतने सवालों में 1 मिनट में हमको क्यों बांध रहे हैं? आप जो है थोड़ा धैर्य रखिए। आप भी निवेदन है, कितना समय चाहिए आप अभी तो तय लीजिए, बता दीजिए। अभी तो मैंने संजीव भाई का एक सवाल उठाया। अच्छा धैर्य रखिए ना, ऐसे बीच में बोलेंगे तो मतलब मैं शांत होकर मैं सुन रहा हूँ, अगर कोई बोलेगा तो मैं सुनूंगा। देखो अब ये टूटी साइकिल बोली। चलिए अब देखिए, आजादी की लड़ाई इतिहास ही है प्रदीप जी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा तो उनको इतिहास को याद दिलाना चाहिए था कि आप इतिहास में मत जाइए, तो जवाब देना तो बनता है। दूसरी बात उन्होंने कहा अटल जी आज बड़े अच्छे लगते हैं, आज अटल जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिन्होंने कल महिलाओं पर अत्याचार किया था, जो बाहुबली है, उनके बयान बड़े अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। अब तीसरी बात आता हूं निखिल खत्री जी पर, कांग्रेस का अंत में दूंगा जवाब, क्योंकि कांग्रेस का सवाल ज्यादा था। निखिल खत्री जी ने कहा ये लोग बहुत दिनों से चोरी कर रहे हैं। भाई सबरीमाला में चोरी हुआ तो अखिलेश यादव जी के मुंह पर टेप लग गया था। एक ट्वीट दिखा दीजिएगा निखिल खत्री जी तो मैं मान जाऊंगा। और उत्तर प्रदेश में बहराइच में आक्रांता गाजी मियां के वहां पर आपके सफाई, वहां पर आरोपी है, एक आपका एमएलए था वो भी आरोपी है। किसी ने कुछ सवाल उठाया नहीं, लेकिन राम मंदिर पर बोलना है। अब आता हूं मैं डॉक्टर रत्ना पांडे जी। अभी कहा इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान तो जेब में लेकर घूमते हैं राहुल गांधी जी। संविधान की बात करती हैं, एसआईटी बना है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन लोगों को इंतजार नहीं है। किसी को पुलिस पर भरोसा नहीं, किसी पर एसआईटी पर भरोसा नहीं, क्योंकि संविधान के अनुरूप ही वो बनाए गए हैं। तो संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? ये आप लोग उड़ा रहे हैं। तीसरी बात, आरएसएस अवैध है। अब उसका जवाब आपने दे दिया प्रदीप भाई, उसका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, अब सवाल भी ले लीजिए। अश्वनी जी सवाल भी ले लीजिए। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जब मंदिर गए अयोध्या में तो उन्होंने चंपत राय को अपने से दूर रखा कि कोई दाग उन पर ना लगने पाए, लेकिन वही चंपत राय कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा और बेदाग साबित होऊंगा, बताऊंगा कि कौन असली गुनहगार है। तो अब सवाल यह कि चंपत राय को बचा कौन रहा है? चंपत राय जी ने खाली इस्तीफा दिया है, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई क्या होगी? ये ट्रस्ट क्या भारत सरकार के अधीन है या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है या राम बनाया किसने? बनाया तो सेकेंड सरकार ने है ना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, भारत सरकार ने बना दिया, अब बनाकर उनको सौंप दिया, चलाइए आप का बाइलाज आप पढ़िए किसी ट्रस्ट का, उसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अश्वनी भाई साहब उल्टा मत बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर सदस्य नहीं थे, क्वासी गवर्नमेंट है। नहीं क्वासी गवर्नमेंट है। ट्रस्ट का बाइलाज पढ़िए आप, देखिए रत्ना जी ने कहा था अरे रत्ना जी चेयरपर्सन बनाइए, इसलिए वहां पर ये सारी प्रोविजंस है। डीएम उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, आपके ज्ञानेश गुप्ता अरे पदेन है भाई, डीएम है यहाँ पर जो है।
एसीएस होम है। नहीं, अभी 2 सवाल और बचा है, 2 सवाल और बचा है। जी बताइए। अभी देखिए, इन्होंने कहा कि नहीं, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं सवाल थोड़ा ही कर रहा हूं, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप लोगों का मुंह बंद कर रहा हूं। जो आप लोग नहीं, किसी के घर से कोई जिम्मा नहीं, लेकिन खट्टे में टांग अड़ाएंगे। अभी जो कहा ना प्रदीप जी ने, खट्टे में किसी के पिताजी ने एक चवन्नी नहीं दिया, न कांग्रेसियों ने दिया, न सफाइयों ने दिया, और न आसियों ने दिया। ये तो कम से कम नानी की बात ना मानकर चले गए। लेकिन वहीं तो बहुत लोग जो है हनुमानगढ़ी तक जाके नहीं गए, कुछ लोग वहां भी नहीं गए। इस तरीके की बातें करने में कोई मतलब नहीं है, ये कालनेमी है। जितने लोग हैं ये राजनीतिक दल के लोग, ये कालनेमी है, और ये रावण और कंस की तरह जिस तरीके से जो सनातनी है। ठीक है भाई, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। रत्ना पांडे जी आपकी बात भी आ गई और अश्विनी साहिब जी आपकी बात भी आ गई। तो डिबेट नहीं चलेगी ना, फिर किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है अश्विनी जी, मैंने आपको भरपूर टाइम दिया। अब मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए जरा। निखिल जी के पास चलते। निखिल जी, मामला यह है कि आपको बताया जा रहा है कि आप कालनेमी हैं, आप लोग छद्म भेषधारी साधु हैं, क्योंकि आप भगवान को मानते नहीं हैं, और जब मौका लगा आपको तो आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। भाई आपको क्या मतलब है? वहाँ एसआईटी बनी हुई है, जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाएगी तो जो गुनाहगार है वो पकड़ा जाएगा। जी जी, आपने जहां बीजेपी को 4 मिनट का समय दिया, उन्होंने अपनी इतनी झूठ बोली, पर हम आपसे 4 मिनट का समय नहीं मांग रहे हैं। मैं तो आपसे मात्र 2 मिनट का समय मांग रहा हूँ। 2 मिनट काफी होती है सच बोलने के लिए, तो कम से कम आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने शर्मसार होकर चंदा चोरों को बचाने में फिराक में लगे हैं। ये वही लोग हैं प्रदीप जी जो पहले बोलते थे कि चोरी नहीं हुई है, फिर बोलते थे छोटी चोरी हुई है, अब बोल रहे कि बड़ी चोरी हुई है, पर हमारे व्यक्ति इसमें संकलित नहीं है। लेकिन इनके बयान ही कोई समझ नहीं पा रहा है। और कालनेमी तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इनसे बड़ा कालनेमी कौन है जो मतलब कि चोरों को श्रय दे रहा है, जो चोरी पर बात नहीं करना चाह रहा है, और जो जनता को मुद्दे की बात ये थी कि गुनहगार कौन है, और मुझे लगता है कि अब मुद्दा बदल गया है कि कालनेमी कौन है। ऐसे नहीं चलेगा जी प्रदीप जी, आपने इनको 4 मिनट दिया था, आपने इनको 4 मिनट दी थी, आप विपक्ष का ऐसा करते तो कैसे काम चलेगा? जहां पर अभी जूना अखाड़े के हमारे मंच जी भी बैठे, मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि संजीव जी आपके पास जी महाराज कौन थे, सरस्वती जी महाराज कौन थे, निर्मोही अखाड़ा क्या था? मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, बताओ ये हंसने लग गए हैं। तो सारे के सारे जो लोग थे, सरस्वती महाराज जी जो थे जिन्होंने राम जन्म भूमि के लिए आंदोलन लड़ा, और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जिनको इस समय बीजेपी, ठीक है निखिल खत्री जी, ठीक है तथ्य से प्रदीप जी आप ठीक है, आपके पास आऊंगा। जरा हिंदू धर्म गुरु के पास चलते, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जी आ रहा हूँ फलाहारी महाराज जी के पास चलते हैं। निखिल जी ठीक है भाई इतिहास सुनिए, आपको कोई सुनेगा नहीं। अगर डिबेट ऐसी करेंगे ना तो कोई सुनेगा नहीं, कोई इतिहास भूगोल जानने नहीं बैठा है। आजकल के लोग जेन जी हैं और उनको पूरा इतिहास भूगोल पता है, इसलिए आप लोग ये मत करिए प्लीज, समझिए। डिबेट ऐसी करिए, बात वो रखिए ना जिससे लोग समझ सके और ये कुछ उसमें से हल निकल सके। फलाहारी महाराज जी के पास चलते हैं। फलाहारी महाराज जी, 3 बड़े नाम हैं, चंपत राय जी, ठीक है भाई, हमें आप 2 मिनट का भी समय नहीं दे रहे हैं, ठीक है डिबेट चलेगा। ये झूठ तो कैसे बोल लेते हैं, पर अगर हम कुछ सच बोले तो आप आपके 3 लोगों को बैठा रखा है। निखिल जी, विपक्ष के 3 लोग हैं इसमें, सत्ता पक्ष के भी 3 लोग हैं। आपका ये सब आप यही आरोप लगाते रहेंगे तो डिबेट कब होगी? शांत रहिए, पूरा मौका दिया मैंने आपको, मैं आपके पास आऊंगा। फलाहारी महाराज जी, सवाल यह है कि 3 महत्वपूर्ण लोग हैं, गोविंद गिरी जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। क्या अगर ट्रस्ट में इतना बड़ा कोई घपला होता है, क्या उनकी कोई भूमिका नहीं है? कोषाध्यक्ष, कोष की रखवाली करने वाला कोषाध्यक्ष, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? दूसरा, चंपत राय, क्या सिर्फ इस्तीफा दे देना पर्याप्त है? राव साहब, गोपाल राव, क्या ट्रस्ट से बाहर जाना इतना ही पर्याप्त है, या करोड़ों लोगों की जो आस्था पर चोट पहुंची है, आपको लगता है कि उसको रिस्टोर करने के लिए कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? कौन है असली गुनहगार? किस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? चंपत राय जी कह रहे हैं अनिल मिश्रा हैं गुनहगार। देखिए, अभी तो जांच चल रही है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को जो ठेस पहुंची है उसके लिए इनको पारदर्शिता रखनी होगी।
और मेरा तो यही मानना है कि किसी पर भी इल्जाम लगे उसको इस्तीफा तो दे देना चाहिए तुरंत। अब चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया, मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया, अब जो रह गए ट्रस्ट में जिन पे यदि आरोप लग रहा तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भरोसा तो तभी होता है, लेकिन आरोपी हम उनको नहीं बना क्या सकते। इस्तीफे से काम चल जाएगा? फलाहरी महाराज जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस्तीफे से काम चल जाएगा? यानी कि चोरी करिए, इस्तीफा देके निकल लीजिए? काम नहीं चलेगा, लेकिन जब तक जांच हो रही है तब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए हाँ। ना। उन्होंने दे भी दिया इस्तीफा, ठीक बात। तो जांच चल रही है। अब जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा, ठीक है। निर्दोष होगा वो अपने घर बैठेगा, इसमें कोई वो नहीं है। आपकी नजर में असली दोषी कौन है? फलाहरी महाराज जी? हमारी नजर में असली दोषी हम तो नहीं कह सकते किसी को, जब तक जांच चल रही है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा दोषी कौन होगा। ठीक है, ठीक है। संजीव निगम जी, आप अपनी बात रख लीजिए। प्रदीप जी, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में क्या सिर्फ इस्तीफा देना पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है। उस शख्स के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, जेल जाना चाहिए। कौन कहता है उल्टा करके सीधा लटका देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे? ये सारी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के लोग रजिस्टर लिए बैठे, गेट कीपर है क्या जी? कौन मंदिर गया, कौन नहीं गया? आपने पूछा भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह महोदय से, आप मंदिर गए, मंदिर के नाम पे सरकार आपने बना ली, आप दर्शन करने गए, आपके मन में प्रश्न नहीं आया, ख्याल नहीं आया कि हम भी जाएं दर्शन करने? दुनिया से लोगों से हिसाब किताब पूछ रहे हो। मेरा प्रश्न ये है प्रदीप जी, जो स्थितियां ये है, आप अगर जेल नहीं भेजोगे, मुकदमा नहीं चलाओगे, आप पहले जांच कर रहे हो जी। आप दो तरीके के कानून चलाओगे क्या देश में? एक जगह तो ईडी भेजते हो और इनको सुबह से शाम तक पूछा और शाम को बिठा लिया, अब चले गए, फिर वहां पर बाद में, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। आप जनता को मैसेज दे देंगे। जवाब हाँ, अश्विनी जी जवाब दीजिए भाई। संजीव निगम जी सवाल खड़े कर रहे हैं। एकदम संजीव भाई बहुत बढ़िया सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, और अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रदीप जी, मुझे एक आपत्ति है जी कि सत्ता के 3 लोग नहीं है, 2 लोग महंत हैं, हमारे सनातन प्रहरी हैं। उस सत्ता से उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये मत कहिएगा कि अरे वो सनातन के प्रहरी है और सनातन पर कोई चोट होती है तो उनका कर्तव्य है कि वो आगे बढ़ करके उसको रोकें। जो आत्मा पर चोट पहुंचाई जा रही है उस आत्मा की चोट को सही करें। राजनीतिक दल के लोग हैं जी। आपने अभी कहा ना हम लोग राजनीतिक दल के हैं, 3 विपक्ष के 3 सत्ता के, तो मेरा यही कहना था। बस अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। ठीक है। अभी कहा गया कि भाई चंपत राय को फांसी लगा दो, चंपत राय को जेल भेजो। अभी संजीव भाई बड़े एग्रेसिव थे, अच्छी बात है, मास्टरमाइंड खोज रहे हैं हम लोग। तो आरोप लगने कोई सबूत हो, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई सबूत अगर हो तो प्रस्तुत करिए एसआईटी के सामने। आप लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए कि चोरी का क्या सबूत है कोई भी, कि जिसमें चंपत राय जी क्या चोरी हुई है या नहीं हुई है, आप ये बता दीजिए। 1 मिनट, नहीं चोरी हुई है या नहीं हुई है? लोग पकड़े गए, चोरी हुई है, लोग पकड़े गए हैं। और लोगों को 80 लोगों को, मैंने पहले कहा 80 लोगों पर वो रडार पर है, उनसे पूछताछ चल रही है। मैंने पहले कहा वही तो समझने की कोशिश की जा रही है कि असली गुनहगार कौन है, क्या बचाया जा रहा है, कौन किसको बचा रहा है। असली गुनहगार पर आ रहा हूं। तो चंपत राय को तो आरोप लग गया तो उनको फांसी लगा दो, गिरफ्तार कर दो। आरोप तो एक और लगा है कि 900 बार कोई फोन पे बात किया है, उसको फांसी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, जी ने बात की है। हाँ निखिल जी बताइए। निशिकांत दुबे जी ने बात की है, आपकी हिम्मत उनके बारे में बोलने की, आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति है जो सीधा मोदी से बात करते, इस मारे आप उनके बारे में नहीं बोल पाएंगे। तो कम से कम आप ये तो बताइए कि निशिकांत दुबे क्यों बात करते थे 3 वादों से, आप बताइए। लेकिन सारे चोर आपकी पार्टी से आते हैं, सारे चोरों को आप संरक्षित करोगे? अरे भाई आप ऐसी झूठे बातें बताओगे? हम तो अखिलेश यादव नहीं है एक भी बड़े चोर के नाम अखिलेश यादव को फांसी लगाना चाहिए या नहीं, उनको जेल में भेजना चाहिए दर्ज करके या नहीं? अखिलेश यादव ने बात किया है, आपकी सोच और आपकी मानसिक सिर्फ ड्राइवर तक सीमित रहेगी, आप किसी का नाम नहीं बता पाओगे। और ये जनता देख रही है, आप जितना भी चोरों को बचा लो, जेल भेजना चाहिए या नहीं, एक जवाब दे दीजिए स्पष्ट रूप से। मुद्दा घुमा लो, समाजवादी पार्टी के लोगों के क्योंकि सारे के सारी चोरी भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है, चोरी करवाई है। आपके लोगों ने भगवान श्री राम को ये बीच में मत बोलिए, जवाब दीजिए। सकती है
पर श्री राम आपको दंड देंगे, आपको ऐसा दंड देंगे, आपको निश्चिकांत दुर्ग से लेकर आप ऐसा दंड देंगे, आप जिंदगी भर याद रखोगे। और जवाब नहीं है आपके पास चलाना है, क्योंकि मैंने तो एक सीधा सा सवाल, आपकी पार्टी एक मासूम सा सवाल पूछा आपसे। प्रदीप जी, बात सुन लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रदीप जी, झूठ का वो प्रदीप जी, प्रदीप जी, मैंने तो एक मासूम सा सवाल पूछा कि चंपत राय जी को तो अभी संजीव निगम ने कहा उनको जेल भेजो, बुलडोजर चलाओ, फांसी लगा दो। अभी तक तो पता नहीं चला ना असली गुनहगार कौन है। तलाश तो उसी की हो रही है कि गुनहगार कौन है। संजीव जी, आरोप तलाश नहीं मिल बीजेपी से जो प्रदीप जी मास्टरमाइंड बीजेपी से 30 सेकंड आ रहा हूँ। बीजेपी से है। निखिल जी की बात पूरी हो जाए, आपके पास आ रहा हूँ। संजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। निखिल जी आप शांत हो जाइए। निखिल जी, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ संजीव जी, 30 सेकंड जी, 30 सेकंड में। जी अश्विनी जी ये बता दें, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब है, मनीष सिसोदिया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, राज्यसभा सांसद, इनके खिलाफ सबूत मिल गए थे क्या? मिल चुके थे, आपने इनको जेल में डाल दिया। उनके खिलाफ क्यों डाल दिया? कैसे डाल दिया? सुनिए उनको कोर्ट ने छोड़ा है भाई। कोर्ट ने बाइज्जत मुकदमा चलाने लायक अभी बरी नहीं है, अभी मामला कोर्ट में है संजीव भाई, बरी नहीं है। आपने जेल में कैसे डाला? नहीं है, आपने जेल में कैसे डाला? सबूत मिल गए थे। बरी नहीं है, बरी नहीं है। चंपत राय और अभी बरी नहीं को जेल में क्यों नहीं डाला? अभी तक का महीने से ऊपर हो गए, जेल क्यों नहीं भिजवाया? आप सबूत पहले ढूंढोगे, उनके खिलाफ सबूत मिल गए थे क्या? ये चीज नहीं चलेगी। जनता देख रही है और बहुत पैनी निगाह रखे हुए बरी नहीं हुआ है भाई। संजीव भाई अभी बरी नहीं हुआ है, आपके नेता लोग बरी नहीं हुए। ठीक है संजीव जी, आपके 30 सेकंड हो गए। अश्विनी साई जी आप भी रुकिए जरा, दो महत्वपूर्ण सवाल है। योगी उमेश पुरी जी के पास चलते हैं। योगी उमेश पुरी जी, सवाल ये है कि भाई किसी ना किसी पर को तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये है असली गुनहगार, क्योंकि ये हम राजनीति की बात अगर हम छोड़ दें कि कांग्रेस ने क्या किया, भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, अखिलेश क्या कर रहे हैं, वो सबको छोड़ दें, लेकिन ये जो मामला हुआ है उससे आम जनमानस को बहुत ठेस पहुंची है, तो वो उसको राहत मिले, इसलिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदार बताना पड़ेगा ना कि ये है असली गुनहगार और हम इनको ये सजा दे रहे हैं। ये तो करना पड़ेगा ना योगी उमेश पुरी जी। देखिए मेरे को बीच में ना आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जी मैं अपना विषय रख लूं। जी, आपने कहा किसी ना किसी को तो गुनाहगार सिद्ध करना पड़ेगा ना, तो सिद्ध करने वाली एजेंसी अपना काम कर रही है। मैं थोड़ी बैठकर या ये अन्य लोग बैठकर सिद्ध करेंगे भाई, ये तो दिमाग वाली बात है ना। अब कोई किसी को सिद्ध कर दे, इनको सेटिस्फाई करने के लिए किसी को सिद्ध कर दो, भैया हमने सिद्ध कर दिया, ये सेटिस्फाई हो गया। योगी उमेश पुरी जी, आप तो साधु संत महात्मा हैं, आप हमेशा से रक्षा करते आए हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करते आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये हिंदू धर्म इस समय खतरे में पड़ रहा है? क्योंकि इस तरह से करोड़ों लोगों की आत्मा पर चोट पहुंच रही है और उसको रिस्टोर करने के लिए आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। अयोध्या निवासी कह रहे हैं कि अयोध्या के सारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि उनको ट्रस्ट में शामिल किया जाए। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं, सनातन किसी भी प्रकार से संकट में नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति संपूर्ण विश्व में प्रकट हुई कि सनातन पर आत्मघात हो रहे थे, तो भी सनातन आज वर्तमान परिस्थिति में आपके सामने खड़ा, हम जितने लोग हैं कहीं ना कहीं सनातन को मानते जरूर होंगे, तो सनातन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस चीज को मैं आपके चैनल पर सनातन पर खतरा नहीं है, लेकिन सनातन के पर कलंक तो लग रहा है ना, ये इस कलंक का दाग तो मिटाना पड़ेगा ना। ये राजनीतिक कलंक है प्रदीप भाई। मैं अपना विषय नहीं क्लियर कर पा रहा जी। मैं ये कह रहा हूं, आ रहा हूं, रत्ना पांडे जी के पास ही चल रहा हूं। ठीक है मैं जी बात पूरी कर लीजिए अपनी, महंत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए मैं बहस करूं किसी के साथ और अपना विषय ना रख पाऊं तो वो ठीक नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हम लोगों को देख रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि गंभीरता से विषय जाना चाहिए जी। देखिए जो लोग भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, आप पार्टी के हो, बहन कांग्रेस की बहन जी हो, मैं कह रहा हूं हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। किसी को भी नहीं बचाया जा रहा भैया, जो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा वो भी सामने आएगा, ये बात पक्की है। इसलिए मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं ना। और जहां तक आप लोग योगी, देखिए ये तो योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं
कि योगी जी के शासनकाल में जो बात उन्होंने कही थी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन जल्दबाजी क्यों है? इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी इसलिए ना महंत जी, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। योगी उमेश पुरी जी, जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि ज्यादातर हिंदू आस्था पर ठेस पहुंच रही है, उसको काफी नुकसान हो रहा है। यस, हाँ, आप रत्ना पांडे जी अपनी बात रख लीजिए। आप मैं महंत जी को बताना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा क्यों नहीं है। बहुत खुशी हुई थी जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं माफिया राज मिटा दूंगा, मिटाने चले भी, लेकिन निराशा उस दिन हुई जब कोडीन सिरप के माफिया को आज तक छू ना पाए। बहुत मुझे दुख हुआ। आगे सुनिएगा, पिछले 70 साल से भारत आजादी के बाद से हमेशा खुशहाल था। 2014 में एक महामानव ने जन्म लिया और 3-4 शगुफे छोड़ने शुरू किए जी। देश खतरे में है, सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये खतरे की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। आपकी पार्टी भी खतरे में है, ना मानेंगे, आपकी मजबूरी है। आपकी पार्टी भी खतरे में है। अयोध्या की 7 सांसद कदम के टच में है। अब आप अयोध्या की बात सुनिए 2 मिनट के लिए। अयोध्या में हमें क्यों आपत्ति हो रही है? आपकी जांच में क्यों प्रश्न उठ रहा है? क्या कहती है शिकायत प्रक्रिया? आपके पास मैं एक शिकायत लाऊंगी महंत जी कि आपके फलाने आदमी ने मेरे साथ ये दिक्कत करी। आप उस फलाने को बुला के पूछेंगे ना कि उस फलाने की जगह गली भर के ढिंढोरा पीट लेंगे। वो पूछा जा रहा है, उसमें कांग्रेसी क्या करेंगे, सफाई क्या करेंगे? आपके पास आ रहा हूं। कुछ नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ अजीब जी पैसा खाया जा रहा है। 24 घंटे भाजपा के लोगों से मिलकर छुपाने के पैसा खाया लिए, जा रहा है। अपनी कालिक ढकने के लिए आपने रिमांड ले ली शुक्ला की। 24 घंटे ली थी, 18 घंटे में उसको आदर सहित प्रदीप जी, अब तो हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि दूसरे के घरों का झगड़ा ये लोग सुलझाने वाले कौन है? ये है कौन? रख लीजिए अश्विनी जी, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से जी। ये ठीक है, निखिल जी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपकी बात। ठीक है, ये कौन है? ना इनको हमारे घर से मतलब है, ना हमारे घर में इन्होंने कुछ नुकसान दिया है कि हमारे घर का मामला है। आ रहा हूँ योगी जी, आपके पास आता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बीड़ा उठाया है, भाई लगातार सब लोग नहीं बोले। निखिल जी आप अपनी बात बाद में रखिएगा। निखिल जी आप शांत हो जाइए, आपको इसके बाद मौका दूंगा। पहले अश्विनी जी अपनी बात रख लीजिए जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बीड़ा उठाया है, मछली हो या मगरमच्छ हो, कोई बचने वाला नहीं है। ये गांठ बांध के सभी लोग रख लें, लेकिन ये है कौन लोग जो सवाल उठा रहे हैं? अगर हमारे माननीय उमेश पुरी जी उठाते, धर्मगुरु हमारे, ठीक है भाई, हमारे पास समय इतना ही है, समय समाप्त हो रहा है। एक चलते चलते आखिरी कमेंट सबसे ले लेते हैं। हिंदू कहीं खतरे है, सबसे आखिरी, हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। कोई बात नहीं, हिंदू बाधाएं आती है। विश्वामित्र जी के सुनिए, विश्वामित्र जी के यज्ञ विध्वंस करने आते थे, उनको भी रामचंद्र जी ने मार दिया। रत्ना पाटिल जी आप अच्छे प्रवक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यज्ञ को विध्वंस करने वाले निखिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी कमेंट के लिए सबके पास आ रहा हूँ। रत्ना जी शांत हो जाइए, अश्विनी जी आप भी शांत हो जाइए। मेरे पास आखिरी कुछ समय बचा हुआ है, मैं एक सवाल लेकर के सारे लोगों के पास जाऊंगा और ये शुरू करते हैं हम लोग। योगी उमेश पुरी जी से कुछ कहना चाह रहे थे। योगी जी पहले अपनी जल्दी से बात रख लीजिए, फिर हम आपसे एक सवाल करेंगे जी। देखिए, मैं किसी से ये अपेक्षा नहीं करता कि वो, और मैं अपेक्षा भी नहीं करता कि कोई योगी आदित्यनाथ जी पे इनमें से विपक्ष का लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि जिस पार्टी का चरित्र होता है वैसे ही चरित्र का प्रदर्शन वो करता है। आप मत करिए, कोई दबाव थोड़ी ना, विरोध करिए ना भाई, लोकतंत्र कोई मना थोड़ी करता है, तभी तो आनंद आता है। अब आप मेरे से प्रश्न कीजिए। सवाल यह है कि जो मेरा आज का मुद्दा है, जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि असली गुनहगार कौन है। 8 लोग जो पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है, जो जेल भी गए हैं, उनमें से कोई असली गुनहगार है या जो 3 बड़े लोग हैं, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी और गोविंद गिरी जी, ये कैसे तय हुए? नहीं प्रदीप जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कैसे आपने तय किया कि ये 3 गुनहगार हैं? नहीं, इनको हर क्योंकि ये सब ट्रस्ट में है ना। अश्विनी जी ये सारे, नहीं निखिल जी आप रुके, मैं जवाब दे रहा हूँ। निखिल जी आप रुके, मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये है ना कि ये सारे लोग ट्रस्ट में है ना, और इनकी जिम्मेदारी चीज को बचाने की है ना। उस लिहाज से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि असली गुनहगार कौन है। योगी उमेश पुरी जी आप अपनी बात रख सकते हैं जी। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पर बोलता हूं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के, आप पार्टी के, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। अगर वास्तविकता में ये सारे के सारे हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं,
आप बनिए, कोई मना नहीं कर रहे। इस टाइम सनातन की भरमार आपके हृदय में उत्पन्न हुई है, लेकिन मैं एक प्रश्न करता हूं, आप लोगों से विचार कीजिएगा जी। श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में अपने पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में डालिए कि हमारी सरकार आते ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के अरे भाई, मंदिर पर योगी उमेशपुरी जी, योगी जी, तब तो मामला केदारनाथ का भी उठेगा। केदारनाथ में भी घपलेबाजी हो गई है, ये कोई बात। ठीक है, अपनी बात रत्ना जी आपके पास आ रहा हूँ। निखिल जी काफी देर से इंतजार करें। निखिल जी, मेरा सवाल, आखिरी कमेंट आपका, लास्ट कमेंट आपका। निखिल जी, ठीक है, रत्ना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। निखिल जी 30 सेकंड है आपके पास में। रत्ना जी आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट रत्ना जी, अभी प्रदीप जी उमेशपुरी जी ने कुछ बातें बोली है कि कृष्ण जन्मभूमि को भी मैनिफेस्टो डाल दी थी, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी हमेशा अपने धर्मवाद की राजनीति खेलती है, कोई मुद्दों पर बात करती नहीं। अरे जो सवाल था उस पर बोलिए ना, आप लोग एक दूसरे पर ही बोलते रहते हैं। कम से कम जवाब तो दीजिए, मैनिफेस्टो में डालेंगे नहीं कम से कम डालेंगे? मुझे ये बताएं तो मैनिफेस्टो में तो चीख कर बीजेपी वाले, और आप क्यों बोल रहे थे कि हमने राम मंदिर बनवाया, जहां पर आपने राम मंदिर बनवाया? ठीक है निखिल जी, बात हो गई, मेरे पास समय का अभाव है। आप चोरी से भाग रहे हो। फलहारी महाराज जी, आपसे भी वही सवाल, आखिरी गुनहगार कौन है? ठीक है योगी महाराज जी, आपका समय हो गया। निखिल जी आपका समय हो गया। जी फलहारी महाराज जी, आपका समय शुरू होता है। 30 सेकंड का समय आपके पास। निखिल जी आपकी बात हो गई भाई, समय नहीं है। जी योगी फलहारी महाराज जी, देखिए हमने संकल्प लिया था कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद नहीं होगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। हमको 5 वर्ष हो गए, तो हम तो सपा बसपा कांग्रेस वाले सबसे कहना चाहते हैं कि भैया हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को आजाद कराइए। आप महाराज जी, आप लोग सब एजेंडे पर हैं, राम मंदिर में ये मामला समझ नहीं पा रहा है और आप कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। संजीव निगल जी आपका समय शुरू होता है अब, 30 सेकंड का। प्रदीप जी, न्याय मिलना चाहिए, और हमें खास तौर से हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो, मैं चूंकि अयोध्या का प्रभारी हूं, मैं अपनी पार्टी को मैं देखता हूं, चारों तरफ जाता हूं। अयोध्या में लोग कह रहे हैं कि ये जो डबल इंजन बोलते हो ना, हम तो मौसेरे भाइयों की सरकार कहते हैं, इनके रहते सही न्याय मिलना असंभव है। नई सरकारें आएंगी तभी कोई सही निर्णय मिलेगा। चलिए आप भी अपने एजेंडे पर हैं, आपकी सरकार आएगी तो आप एजेंडा पूरा करेंगे। रत्ना पांडे जी, गलत बात, ठीक है आपका पूरा समय हो गया, समय नहीं है हमारे पास। रत्ना पांडे जी, भारत का कानून कहता है कि आर्थिक अपराध हुआ है, इसलिए कोषाध्यक्ष, महासचिव जो महत्वपूर्ण भूमिका में ट्रस्ट में थे, उन पर एफआईआर करके उन्हें जांच के दायरे में लाकर उनसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गोविंदगिरी जी ने आखिरी क्वेश्चन अश्वनी शाही जी, आपका समय शुरू होता है जल्दी से। जी प्रदीप जी, देखिए यहाँ पर बैठे हुए सारे पैनलिस्ट और आपके समेत ना कोई न्यायपालिका का है, ना कोई पुलिस का है, ना कोई एसआईटी का है, तो हम इस फैसला को सुनाने वाले नहीं है असली गुनाहगार कौन। न्यायपालिका अपना काम करेगी, असली गुनाहगार को खोजना उसका काम है, पुलिस का अपना काम है उसको न्यायपालिका को सौंप देना। भारतीय जनता पार्टी का काम था, वो कर अपने आप को दोषी नहीं मानते और यहाँ दोषी मान रहे हैं, दोषी नहीं मानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ी बात यही है कि सवाल यही है और आज का मुद्दा भी यही है, हमारा मुद्दे की बात यही है कि आखिर गुनहगार कौन है। ये बात अलग है कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एजेंडा चला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी को 2027 का चुनाव जीतना है तो कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो पहले राम के रखवाले बने, उसके बाद कुछ बात करें। लेकिन सवाल ये है, चोरी हुई है इसमें कोई शक नहीं है, और इसका असली गुनहगार कौन है जब तक ये नहीं पता चलेगा, किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा, कोई आगे किसी को नहीं रखा जाएगा, तब तक ये जो आम हिंदू जनमानस है जिसकी संख्या लगातार अयोध्या में जाने से घट रही है, उसका विश्वास वापस नहीं आएगा और फिर वो उसी जोश से वहाँ पर नहीं जाएगा। तो हमें गुनहगार को तलाशना होगा। इसके लिए ईडी हो, सीबीआई हो या स्वयं न्यायालय हो, इसको भी आगे आकर के काम करना पड़ेगा। और जैसा योगी जी ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, जब तक वो नहीं होगा लोगों का विश्वास नहीं जमेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और आप आज की खबर देखने के लिए लगातार देखते रहिए आज की खबर।